हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या पराग कोश की संरचना। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या पराग कोश का जो विकास किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने क्या की थी, स्टडी की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इससे पिछली वाली वीडियो देखें ताकि आपको वीडियो और बढ़िया तरीके से समझ में आए। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे आपको पता ही है कि फ्रेंड जो पराग कोश होता है उसकी संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। मतलब उसके कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। तो ये इस प्रकार ये क्या है, पराग कोश की संरचना है। पूर्ण विकसित पराग कोश की क्या है, ये एक संरचना है जिसमें क्या है, 4 फलक है, 1 2 3 4। अब हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां मैंने लिख रखा है कि पराग कोश एक चतुष्फलकीय संरचना होती है। ये आपको पता ही है कि पराग कोश एक चतुष्फलकीय संरचना होती है, अर्थात इसके कितने फलक होते हैं, 4 फलक होते हैं। अब देखिए कि पराग कोश 2 भागों में विभेदित होता है। कि पराग कोश होता है उसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 2। अब कौन कौन से 2 भाग होते हैं देखते हैं। देखिए पराग कोश का पहला भाग जो होता है वो होता है पराग कोश की भित्ति। क्या होता है, पराग कोश की भित्ति। और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है बीजाणु जनक कोशिकाएं। तो कोई भी मतलब आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनका पराग कोश के कितने भाग देखने को मिलते हैं हमें, 2। मतलब उनका पराग कोश स्पष्ट 2 भागों में विभेदित रहता है। एक तो देखिए कौन सा होता है, एक तो ये होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, पराग कोश की भित्ति। ये आपको जो दिखाई दे रही है ये सारा का सारा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो पार्ट है, ये सारी की सारी पराग कोश की क्या है, भित्तियां हैं। और ये जो बीच में आपको ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, बीजाणु जनक कोशिकाएं। तो कोई भी पराग कोश होता है उसके क्या होते हैं, आवर्तबीजी पादपों में उसके कितने भाग होते हैं, स्पष्ट 2 भाग होते हैं। एक तो होते हैं पराग कोश की भित्तियां और दूसरा क्या होता है, बीजाणु जनक कोशिकाएं। याद रखिएगा। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। जो भित्तियां होती हैं पराग कोश के अंदर वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती हैं। टोटल 4 प्रकार की पराग कोश में हमारे को भित्तियां देखने को मिलती हैं। अब उनके बारे में डिटेल्स से स्टडी करेंगे और इनसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं, अब देखिए कि पराग कोश 2 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन से, एक तो पराग कोश की भित्तियां, ये जो सारा का सारा भाग है ये पराग कोश की भित्तियां, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो ये पराग मात्र कोशिकाएं हैं और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो मेरी देखी है तो आपको ध्यान होगा कि जो पराग कोश की भित्तियां होती हैं, पराग कोश की भित्तियां होती हैं, उनका निर्माण कौन सी कोशिका से होता है, आपको पता होगा। आप मुझे बता सकते हैं कि पराग कोश की जो भित्तियां होती हैं उनका निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि पराग कोश की जो भित्तियां होती हैं उसका निर्माण किससे होता है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है या प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। जो किसके विभाजन से बनती है, जो बनती है आर्किस्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिका के विभाजन से बनती है। तो देखिए अब बात करते हैं हम पराग कोश की भित्तियां। और दूसरा भाग कौन सा होता है, पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अच्छा ये भी आप मुझे बताएं कि पराग मात्र या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं किस कोशिकाओं से बनती हैं, आपको ध्यान हो तो ये जो होती है ये भी किससे बनती है, आर्किस्पोरियल सेल से ही बनती है। याद रखिएगा ये भी किससे बनती है, आर्किस्पोरियल सेल या प्रपसु कोशिका से। जब प्रपसु कोशिका विभाजन करती है, मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ तो क्या बनती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और अंदर की तरफ क्या बनती है, बीजाणुजन कोशिकाएं। वो बीजाणुजन कोशिकाएं आगे किसमें बदल जाती हैं, पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। तो ये जो पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये किससे बनती है, बीजाणुजन कोशिका से। और ये किससे बनती है, पराग कोश की भित्तियां। पराग कोश की भित्तियां बनती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका से। पर इसके अंदर जो एक भित्ति होती है बाह्य, अच्छा मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। वो देखिए कि पराग कोश, देखिए अब बात करते हैं, पहला भाग की बात कर रहे हैं हम। पराग कोश में 4 भिन्न प्रकार की भित्तियां देखने को मिलती है। कि पराग कोश में 4 अलग अलग भित्तियां देखने को मिलती हैं। ये देखिए आपको 4 स्पष्ट भित्तियां दिखाई दे रही होंगी। आप बाहर की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले बाहर की तरफ हमें देखने को कौन सी मिलती है, एपिडर्मिस। फिर अंदर की तरफ दूसरी कौन सी देखने को मिलती है, एंडोथीसियम। फिर तीसरी देखने को कौन सी मिल रही है, मिडल लेयर। और सबसे चौथी और आंतरिक लेयर होती है टेपिटम। तो टोटल कहने का मतलब हो गया पराग कोश कितनी भित्तियों से ढका रहता है, 4।
सबसे पहली कौन सी होगी, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी होती है, एंडोथीसियम या अंतःथीसियम। तीसरी कौन सी देखने को मिलती है, मिडल लेयर। और चौथी हमें कौन सी देखने को मिलती है, टैपिटम। तो देखिए यही बात मैंने यहां लिख रखी है कि परागकोश 4 भिन्न प्रकार की भित्तियों से ढका रहता है। पहली बात करते हैं तो देखिए पहली कौन सी भित्ति है, पहली है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। दूसरी की हम बात करें तो दूसरी कौन सी है, एंडोथीसियम या जिसे अंतःथीसियम बोलते हैं। तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी है मिडल लेयर। अब हम चौथी देखें तो चौथी कौन सी है, टैपिटम। तो ये 4 प्रकार की टोटल जो भित्तियां होती हैं हमें किसमें देखने को मिलती है, परागकोश में। अगर हम परागकोश में बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देगी, फिर एंडोथीसियम दिखाई देगी, फिर मिडल लेयर दिखाई देगी और सबसे अंदर की तरफ कौन सी दिखाई देगी, टैपिटम दिखाई देगी। याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहली लेयर की बात करते हैं एपिडर्मिस की क्या होती है। देखिए कि एपिडर्मिस जो होती है आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये जो सबसे बाहर की परत होती है जो परागकोश को घेरे रखती है उसे क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बोलते हैं। कि देखिए ये जो आपको सबसे बाहर की तरफ ये जो स्तर दिखाई दे रहा है भित्ति का, ये कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। तो देखिए एपिडर्मिस होती है, ये सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है, कोशिकाओं के एक स्तर की बनी होती है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये परागकोश की हमारी एक जनरल संरचना है, परागकोश की संरचना, ठीक है। ये अपने को पता है 4 अलग अलग बीजाणुधानी होती है, एक बीजाणुधानी, दूसरी बीजाणुधानी, तीसरी बीजाणुधानी और चौथी लघु बीजाणुधानी होती है। अब देखिए ये अगर मैं क्या करूं, इस एक भाग की संरचना को क्या करूं, समझ लूं, तो मेरे को बाकी 3 अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्योंकि पूरा परागकोश है तो एक जैसा ही, पूरे परागकोश में 4 भित्तियां देखने को मिलेंगी, संरचना सारों की एक जैसी होती है। तो मैंने क्या किया, आप देखिए मैंने ये इतना भाग ले लिया, देखिए यहां से मैंने इतना भाग ऐसे कट कर लिया, यहां से इतना भाग ऐसे कट कर लिया और इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया। देखिए इतना भाग मैंने कट करके यहाँ पे इसको बड़ा करके बना दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पाई जाती हैं और हम इसकी संरचना को, परागकोश की संरचना को आराम से समझ सकें। तो मैंने इतने भाग को कट करके यहाँ बड़ा करके बना रखा है। तो देखिए ये जो सबसे बाहर की तरफ आपको भित्ति दिखाई दे रही है, ये कौन सी है, मैंने अभी बताया था आपको, एपिडर्मिस। तो ये देखिए ये सबसे बाहर की तरफ जो हमारे को भित्ति दिखाई दे रही है, ये कौन सी होगी, एपिडर्मिस होगी। फिर उसके अंदर की तरफ हमें पता है दूसरी कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम। तो ये आपकी दूसरी लेयर कौन सी होगी, एंडोथीसियम। और फिर ये बीच में क्या पाई जा रही है, ये मिडल लेयर पाई जा रही है। और सबसे अंदर की तरफ क्या है, टैपिटम है। और ये बीच में जो कोशिकाएं कौन सी हैं, ये कोशिकाएं हैं पराग मात्र कोशिकाएं या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। तो ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये इतने पार्ट को मैंने कट कर रखा है और इसको मैंने क्या कर रखा है, इनलार्ज या बड़ा करके बना रखा है। अगर हम ये इतना पार्ट समझ लेंगे तो सारा पार्ट हमारे को अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी संरचना एक जैसी है, 4 ही भित्तियां होंगी और बीच में क्या होगी, बीजाणु जन कोशिकाएं होंगी। तो अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है, वह कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है। अगर आप देखें तो एपिडर्मिस हमें कहां देखने को मिल रही है, सबसे बाहर की तरफ देखने को मिल रही है। और देखिए ये सिर्फ एक स्तर के रूप में होती है, मतलब कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है। देखिए ये जो कोशिकाओं का क्या है, ये एक स्तर है, इसी से क्या है, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा हमारी बनी हुई है। तो सबसे बाहर की तरफ है और कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की या इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए ये सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस, तो ये क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। ये परागकोश को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है या परागकोश को सुरक्षा प्रदान करवाती है। अब देखिए अब एक क्वेश्चन उठता है इससे, एपिडर्मिस से। देखिए मैंने आपको बताया 4 भित्तियां हैं, एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है, टैपिटम है। अब इन 4 भित्तियों में से ये जो एपिडर्मिस भित्ति है या बाह्य त्वचा जो भित्ति है, ये एकमात्र ऐसी भित्ति होती है जिसका निर्माण भित्तीय कोशिका से नहीं होता, प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आपको परागकोश का परिवर्धन याद हो तो परागकोश के परिवर्धन में जो परागकोश था पहले वो एक गोलाकार या अंडाकार ज्योतकी कोशिकाओं का समूह होता है जो एक एपिडर्मिस से या बाह्य त्वचा से घिरा रहता है। कहने का मतलब ये है कि एपिडर्मिस या जो बाह्य त्वचा होती है ये परागकोश में पहले से मौजूद होती है। इसका निर्माण भित्तीय कोशिकाओं से नहीं होता। भित्तीय कोशिकाओं या प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है उससे किन किन परतों का निर्माण होता है? उससे इन 3 परतों का निर्माण होता है, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपिटम।
याद रखिएगा, एपिडर्मिस का निर्माण किससे नहीं होता? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से नहीं होता, क्योंकि एपिडर्मिस पहले से ही मौजूद होती है परागकोश की संरचना में। याद रखनी है आपको ये बात, ठीक है। बाकी जो 3 भित्तियां होती हैं इनका निर्माण किससे होता है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका से होता है। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इस ऐसी भित्ति का नाम बताइए जिसका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से नहीं होता, परागकोश की ऐसी भित्ति। तो आपको बताना है एपिडर्मिस के बारे में। तो अब देखते हैं आगे। तो एपिडर्मिस एक स्तर से बनी हुई है, सबसे बाहर की तरफ, और किसका काम कर रही है? सुरक्षा का काम कर रही है। अब हम दूसरी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए एपिडर्मिस हमारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं दूसरी परत। तो दूसरी परत कौन सी होती है? एंडोथीसियम, या जिसे क्या बोलते हैं? अंतःथीसियम। तो देखिए ये आपकी एपिडर्मिस हो गई, और ये दूसरी आपकी क्या है? एंडोथीसियम है या अंतःथीसियम है। तो देखिए यह परत जो होती है एंडोथीसियम, बाह्य त्वचा के, किसके? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के अंदर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के जो अंदर की तरफ देखने को मिल रही है उसे क्या बोल रहे हैं? हम एंडोथीसियम बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो एंडोथीसियम जो होती है एपिडर्मिस के अंदर की तरफ देखने को मिलती है। और एक बात और देखिए, ये भी क्या होती है? कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है। इसका भी देखिए केवल एक स्तर है, जैसे एपिडर्मिस एक स्तर से बनी हुई थी कोशिकाओं के, ऐसे एंडोथीसियम जो होती है वो कोशिकाओं के एक स्तर से बनी रहती है। अब इसके बारे में आपको कुछ विशिष्ट बातें याद रखनी है एंडोथीसियम के बारे में। देखिए वो क्या होता है कि यह क्या होती है? परत बाह्य त्वचा के नीचे की तरफ नीचे की तरफ पाई जाती है। अब देखिए, अब ये जो परत है एंडोथीसियम, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाओं में क्या देखने को मिलती है? इसकी कोशिकाएं जो होती हैं, इसकी कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है, उस आंतरिक भित्ति पर क्या होता है? अल्फा सेल्यूलोज नामक पदार्थ का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है? कोई एंडोथीसियम सेल है। मैंने यहाँ पे क्या बना ली? क्या? एंडोथीसियम सेल बना ली। तो देख, ठीक है। अब ये जो एंडोथीसियम सेल है ये बीच में केंद्रक हो गया। इस एंडोथीसियम सेल की ये जो आंतरिक भित्ति है, ये तो बाहरी हो गई, ये कौन सी होती है? आंतरिक भित्ति। इस आंतरिक भित्ति पर यहाँ पर क्या पाया जाता है? अल्फा सेल्यूलोज एक पदार्थ होता है, उसका क्या रहता है? जमाव हो जाता है। याद रखिए, इसकी आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज नामक पदार्थ क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है। और ना केवल अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, बल्कि ये जो एंडोथीसियम होती है, इसकी कोशिकाओं की जो अरीय भित्ति होती है, उन पर कैलोज नामक पदार्थ भी जमा रहता है। अब अरीय भित्ति आप सोच रहे हैं अरीय भित्ति कौन सी होती है? तो देखिए ये बाहरी हो गई, ये आंतरिक भित्ति हो गई। तो ये जो भित्ति होती है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, जो अनुप्रस्थ रूप से आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अरीय भित्ति। तो इस अरीय भित्ति पर कौन सा पदार्थ जमा रहता है? याद रखिए, कैलोज। कौन सा पदार्थ? कैलोज। तो आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेल्यूलोज और अरीय भित्ति पर कैलोज नामक पदार्थ का जमाव पाया जाता है एंडोथीसियम की कोशिकाओं पर। इन जमाव के कारण, मतलब अल्फा सेल्यूलोज और कैलोज नामक पदार्थ के जमाव के कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं वो वायुमंडल से क्या कर सकती है? नमी अवशोषित कर सकती हैं। याद रखिए, इन जमाव के कारण ये कोशिकाएं वायुमंडल से नमी अवशोषित कर सकती हैं, और नमी अवशोषित करके ये कोशिकाएं क्या करती हैं? पराग कोश के सफुंटन में मदद करती हैं, या पराग कोश के फटने में मदद करती हैं। पराग कोश को फटने में क्या करेंगे? सहायता प्रदान करती है। पराग कोश का फटना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि पराग कोश के अंदर क्या बन रहे हैं? पराग कण। जब तक वो पराग कण मुक्त नहीं होंगे तब तक लैंगिक जनन नहीं हो सकता। तो अगर पराग कणों को मुक्त होना है तो पराग कोश को फटना पड़ेगा। तो पराग कोश को फटने में कौन सी भित्ति मदद करती है? याद रखिएगा, एंडोथीसियम मदद करती है। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि इस परत की कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज के जमाव के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती है। इसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। साथ ही इन कोशिकाओं की अरीय भित्ति पर कैलोज नामक पदार्थ का क्या पाया जाता है? जमाव होता है। इस कैलोज व अल्फा सेल्यूलोज के जमाव के कारण ये कोशिकाएं आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती हैं, हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं। आर्द्रता ग्राही मतलब वायुमंडल से क्या अवशोषित कर सकती है? नमी अवशोषित कर सकती है। अब देखिए, अब एक बात आपको और याद रखनी है। अब देखिए, ये जो एंडोथीसियम है इसकी आंतरिक कोशिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो आंतरिक भित्ति होंगी, यहाँ पर क्या किसका जमाव देखने को मिलेगा? हमें यहाँ पर जमाव देखने को मिलता है इस तरीके से। यहाँ हमारे को किसका जमाव देखने को मिलेगा? अल्फा सेल्यूलोज का जमाव देखने को मिलेगा। ठीक है ना?
इस तरीके से यहाँ ये भी आंतरिक भित्ति, यहाँ पर भी अल्फा सेल्यूलोज का जमाव देखने को मिलता है। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो एंडोथीसियम जो परत है इसमें कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर ये अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं होता। मान लीजिए आप इस तरीके से समझिए इसको, जैसे ये अल्फा सेल्यूलोज का जमाव है, अब ये चलते यहाँ पे भी अल्फा सेल्यूलोज का जमाव है, यहाँ पर भी है। अब मान लीजिए ये जो स्थान है यहाँ पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं है, यहाँ बीच में अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं है, यहाँ फिर आगे की तरफ आ गया, फिर यहाँ आगे की तरफ नहीं है, फिर यहाँ आगे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये जो कोशिकाएं रह गई, एक ये और एक ये, या ये जो स्थान रह गए जहां पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं हो पाया, इन स्थानों को या इन कोशिकाओं को याद रखिए क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं, या स्टोमियम सेल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में बोलते हैं अस्थि स्थान या अस्थि कोशिकाएं। यह आपको बात याद रखनी है कि स्टोमियम सेल या स्टोमियम क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आगे फंक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि स्टोमियम क्या होते हैं। आपको बता दिया कि एंडोथीसियम जो लेयर होती है उसमें कुछ स्थान या कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन पर क्या अल्फा सेल्यूलोज का जमाव देखने को नहीं मिलता, और इन कुछ स्थानों को या इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं या स्टोमियम सेल बोलते हैं। हिंदी में अस्थि कोशिकाएं बोलते हैं, याद रखिएगा। देखो इन स्थानों से ही क्या होता है, परागकोश फटता है। ये जो स्टोमियम होते हैं ना, जहां पर क्या है, ये स्टोमियम है, यहाँ पर पराग, यहाँ पर किसका जमाव नहीं था, सेल्यूलोज का जमाव नहीं था, तो इन्हीं स्थानों से क्या होता है, ये जो परागकोश होता है वो फट जाता है। याद रखनी है आपको बात, ठीक है ना। तो देखिए एंडोथीसियम में कुछ स्थानों पर इन पदार्थों का जमाव नहीं होता, इन स्थानों को स्टोमियम कहते हैं, इन स्थानों से ही परागकोश का संकुचन होता है। आपको बात याद रखनी है, ठीक है ना, इन्हीं स्टोमियम के बारे में याद रखनी है। और स्टोमियम ही वो स्थान होते हैं या वो कोशिका होती है जिनसे जो परागकोश या एंथर होता है वो क्या होता है, बस्ट होता है। अब बात करते हैं अगली परत के बारे में, मिडल लेयर। अब देखिए सबसे बाहर की तरफ कौन सी थी, देखिए एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, यहाँ पर भी एपिडर्मिस एंडोथीसियम की बात कर ली उन्होंने। इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं एंडोथीसियम से, याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी परत होती है जो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, या अल्फा सेल्यूलोज का जमाव परागकोश की किस स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब तीसरी परत आ गई मिडल लेयर, या आपकी मिडल लेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो मिडल लेयर देखिए कहाँ है, ये जो आपको 3 परतें दिखाई दे रही हैं, ये तीनों की तीनों परतें जो है, ये देखिए ये 1 2 3, ये जो आपको तीनों परतें दिखाई दे रही है, तीनों की तीनों परतें किसकी हैं, ये है मिडल लेयर या मध्य परत की। अब बात करते हैं मध्य परत। तो देखिए मिडल लेयर जो है या मध्य परत है वो एंडोथीसियम के नीचे की तरफ या अंदर की तरफ पाई जाती है। ठीक, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये 1 से 4 स्तरों की बनी होती है, मतलब इसमें अपने को 1 स्तर भी देखने को मिल सकता है, 2 स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, 3 भी देखने को मिल सकते हैं और 4 भी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्तर बना रखे हैं, तो 1 से 4 स्तरों की बनी होती है। एंडोथीसियम और एपिडर्मिस की बात करें तो ये 1 स्तरों की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए कि यह परत एंडोथीसियम के नीचे की तरफ स्थित होती है। यह परत 1 से 4 स्तरों की बनी होती है। कितने, 1 से 4 स्तरों की बनी होती है। आप डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि 1 से 4 स्तरों की बनी होती है। अब देखिए, अब ये परत जो होती है, इस परत की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, और इस परत की कोशिकाएं जो होती हैं, याद रखिएगा ये पैरेन्काइमेटस सेल होती है, मृदूत की कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है, मृदूत की। अब जो मृदूत की कोशिकाएं होती हैं उनका गुण होता है कि उनके अंदर क्या संचित रहता है, खाद्य पदार्थ। तो ये कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं के अंदर खाद्य पदार्थ क्या रहता है, संचित रहता है। तो ये कोशिकाएं जल्दी ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और अपना जो खाद्य पदार्थ होता है या इनके अंदर जो संचित भोजन होती है, ये किसको दे देती है, टैपिटम को। किसको दे देती है, टैपिटम को दे देती है। और फिर टैपिटम आगे क्या करती है, उस पोषक पदार्थ का वो भी हम बात करेंगे। तो याद रखिएगा मिडल लेयर जो होती है ये क्या करती है, एंडोथीसियम के अंदर की तरफ होती है, 1 से 4 स्तर की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं मृदूत की होती हैं, और इनके अंदर क्या होता है, संचित भोजन क्या रहता है, संग्रहित रहता है। ये जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, और क्या करती हैं, पोषक पदार्थ जो होते हैं वो आगे टैपिटम को दे देती हैं, और टैपिटम से वो आगे जो क्या होंगे, पोषक पदार्थ होंगे। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि वो किसको मिल जाते हैं, पराग कणों को मिल जाते हैं, या जो लघु बीजाणु होते हैं उनको मिल जाते हैं। तो अच्छा, इसके बारे में मिडल लेयर से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अगर हम बात करें पूर्ण विकसित परागकोश की बात करें, तो पूर्ण विकसित परागकोश में मिडल लेयर देखने को नहीं मिलती, क्योंकि
ये सिर्फ हमें किसमें देखने को मिलेगी, जो तरुण पादप का परागकोश होगा या तरुण परागकोश होगा, यंग एंथर जो होता है उसके अंदर हमें सिर्फ देखने को मिलती है। मैच्योर एंथर के अंदर ये देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो जाता है या परागकोश परिपक्व हो जाता है उस समय ये परत ज्यादातर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है हर बार हो, पर ज्यादातर ये क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो बस इतना ही है इसके बारे में, मिडल लेयर के बारे में। इस परत की कोशिकाएं नष्ट होकर लघु बीजाणुओं को पोषण दे देती है। ये परत परिपक्व परागकोश में देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं देखने को मिलती, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आखिरी और सबसे आंतरिक परत के बारे में, टैपिटम के बारे में। तो ये आपको जो स्तर दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, टैपिटम का है। तो देखिए टैपिटम जो होती है वो परागकोश की चौथी और सबसे क्या होती है, आंतरिक परत होती है, जो किसको घेरे रहती है, याद रखिएगा, जो किसको, ये क्या है, ये है लघु बीजाणु मात्र या पराग मात्र कोशिका है, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, टैपिटम जो होती है सबसे आंतरिक परत होती है, लघु बीजाणु मात्र या पराग मात्र कोशिकाओं को घेरे रखती है। ये आपको बात याद रखनी है। और एक चीज आपको स्पष्ट डायग्राम में दिखाई दे रही होगी कि इसकी सेल जो है वो बाकी जो लेयर है उनकी सेल के मुकाबले, बाकी जो लेयर की सेल है उनके मुकाबले बहुत बड़ी है ना। तो अब बात करते हैं, देखिए ये परागकोश की सबसे भीतरी परत होती है जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को या पराग मात्र कोशिकाओं को घेरे रहती है। ये भी एक स्तर की बनी होती है, देख सकते हैं आप, ये कितने स्तर की बनी होती है, एक ही स्तर की बनी होती है। एवं मध्य परत से भोजन को अवशोषित करके, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये जो मिडल लेयर होती है ये भोजन किसको दे देती है, आगे नष्ट होकर टैपिटम को दे देती है। और टैपिटम आगे जो क्या होती है, पोषक पदार्थ होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं, वो किसको देती है, जो यहाँ पर विकसित हो रहे होंगे लघु बीजाणु, यहाँ पर जो परागकण बन रहे होंगे, यहाँ पर जो लघु बीजाणु बन रहे होंगे, ये टैपिटम क्या करेगी, उन लघु बीजाणु या उन परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। ये लेती किससे है पोषण, याद रखिएगा मिडल लेयर से लेती है। तो अब बात करते हैं, एवं मध्य परत से भोजन को अवशोषित कर परिवर्धित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करवाती है। तो बात करते हैं, ये इसके बारे में जनरल से एक बात थी। अब ये जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं, ये जो टैपिटम की कोशिकाएं होती हैं, इनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये कोशिकाएं एक तो क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। इनका जीव द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा होता है, इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। इनके अंदर जो केंद्रक देखने को मिलता है, देखिए वो भी काफी बड़ा होता है। तो जीव द्रव्य गाढ़ा होता है और केंद्रक भी इनका क्या होता है, बड़ा होता है। प्रारंभ में ये कोशिकाएं एक केंद्रीय व द्विगुणित होती है। मतलब प्रारंभ में जब शुरू में यंग एंथर के अंदर जो ये कोशिकाएं होंगी टैपिटम की, वो क्या होंगी, उन कोशिकाओं में केवल एक ही केंद्र देखने को मिलता है और ये कोशिकाएं द्विगुणित डिप्लॉइड या 2n होती हैं। पर जब धीरे धीरे जो एंथर होता है वो मैच्योर होता जाता है, उस टाइम में ये कोशिकाएं जो होती हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं या बहु केंद्र की हो जाती हैं। इनके अंदर एक से ज्यादा केंद्र के बन जाते हैं और क्या होता है, साथ ही क्या जाती है, बहुगुणित हो जाती है। ये आपको याद रखनी है इनकी बात कि बहुकेंद्रिक और बहुगुणित हो जाती है। तो ये हमने क्या करा है, आज एक परागकोश की भित्तियों के बारे में क्या पढ़ा था, एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ी है। और इस टैपिटम के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, बीजाणुजन कोशिकाएं या मतलब कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इनका निर्माण किससे होता है, इनका निर्माण प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से होता है। तो ये परागकोश की क्या थी, एक जनरल स्ट्रक्चर थी या परागकोश की एक आंतरिक संरचना थी। इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, टैपिटम का कार्य, मतलब टैपिटम जो होते हैं इसके आगे दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है अमीबीय टैपिटम और दूसरी होती है ग्रंथिल टैपिटम। इनके बारे में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, टैपिटम के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बस इतना ही है, इसमें टैपिटम रह गई थोड़ी बहुत, और लास्ट में ये थोड़ा बहुत पार्ट किसका रह गया, पराग या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का रह गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।